मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम मैक्स वेबर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम उनका पद्धति शास्त्र पढ़ रहे हैं। अ, पिछले वीडियो में पद्धति शास्त्र पढ़ा, फिर उनका वर्स्ट एंड पद्धति पढ़ा हमने। आज के वीडियो में हम जानेंगे मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं, हम देखते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उनका जो पद्धति शास्त्र है उसको हमने डिटेल में देखा था, और मैक्स वेबर ने अपने संपूर्ण अध्ययन में वो ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति पर जोर देते हैं। उनका ये मानना है कि ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति क्या है, ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी घटना घटित हो रही है उसको हम इतिहास से देखते हुए वर्तमान तक हम उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर हम तुलना करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति को उस पर उन्होंने जोर दिया। और इनके पद्धति शास्त्र में इन्होंने अपने से पूर्व जो जितने भी समाजशास्त्री रहे हैं, जैसे कॉम्ट हैं तुर्की में, इन्होंने जो वैज्ञानिक पद्धति और प्रत्यक्षवाद पर जोर दिया था, तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र चूंकि सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, तो इसकी अपनी एक अलग कोई पद्धति होनी चाहिए, अपना पद्धति शास्त्र होना चाहिए, जिसके आधार पर हम समाज की जो यथार्थता है घटना की, उसकी जो रियलिटी है, हम उसको समझ सकें और उसके आधार पर उस घटना का अध्ययन कर सकें। इसके लिए उन्होंने दो चीजें बताई थी, एक तो वर्स्ट एंड पद्धति, दूसरा आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये इनके पद्धति शास्त्र के मुख्य अंग हैं। तो वर्स्ट एंड पद्धति क्या है, ये हम पिछले वीडियो में समझा है, हमने उसको देखा है पूरे वीडियो में कि वर्स्ट एंड पद्धति का मतलब है कि वर्स्ट एंड शब्द का मतलब है बोध या समझ। यानी हम किसी भी घटना को उसके बारे में हम जब समझेंगे, बोध उसका प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का मुख्य जो विषय वस्तु माना है। तो इनका ये मानना है कि व्यक्ति जो क्रिया करता है वो उस क्रिया का क्या अर्थ लगाता है, उसका अर्थ हमें समझना है, उसका बोध हमें करना है कि वो व्यक्ति उस क्रिया को किस उद्देश्य से कर रहा है, उस क्रिया का वो क्या अर्थ लगा रहा है। हाँ, क्योंकि हम बाहरी तौर पर किसी भी घटना को, क्रिया को देखते हैं तो हम उसका कुछ और मतलब निकालते हैं, और एक्चुअल में वो जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है, जो कर्ता वो क्रिया कर रहा है, वो उसका कुछ और ही उद्देश्य होता है, कुछ और ही उसका मीनिंग होता है। तो कर्ता के आधार पर हमें उस क्रिया को, उस घटना को समझना होगा। तो यही जो समझ हम प्राप्त करते हैं उसको उन्होंने वर्स्ट एंड पद्धति कहा है। अब मैक्स वेबर ये कहते हैं कि हम ये कहें कि क्या केवल घटना, जो क्रिया वो व्यक्ति कर रहा है, उस घटना के बारे में, उस क्रिया के बारे में हम केवल वो समझ लेंगे उसके आधार पर, तो क्या हमारा अध्ययन पूरा हो जाएगा, हम उसमें वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे? तो वेबर कहते कि नहीं, यहाँ पे केवल हमें इस पद्धति से तो हमें केवल उसके आधार पर, कर्ता के आधार पर हमें उस घटना को, उस क्रिया को समझना है। लेकिन हमें उसके आधार पर केवल वहीं तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। हमें अपने जो विषय है, जो समाजशास्त्र है, उसको हमें विज्ञान बनाना है, तो उसके आगे का मेथड भी हमें अपनाना होगा। तो आगे के लिए उन्होंने कहा है कि हमें एक आदर्श प्रारूप, एक आइडियल टाइप बनाना होगा। ये इसको इन्होंने एक टूल के रूप में, उपकरण के रूप में उपयोग किया है। तो ये आदर्श प्रारूप क्या है, आज हम इस वीडियो के दौरान आप लोग समझेंगे कि आदर्श प्रारूप इनका क्या है। पहले हम इस आदर्श प्रारूप को शाब्दिक अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल, आइडियल का मतलब क्या है? आदर्श, अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति। यहाँ पर आदर्श का मतलब, जैसे आदर्श नाम आते ही हमें एक आइडियल आता है कि एक नैतिक रूप से कोई व्यक्ति या घटना इस तरह से होनी चाहिए, उसमें हम अपने मूल्य, अपने विचार को उसमें शामिल कर दें कि एक आइडियल टाइप होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब नैतिकता से या एक उस प्रकार के आइडियल से नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि एक मानक प्रारूप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी कि हम कोई भी घटना या किसी भी चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका जो एक
हम कह सकते हैं कि जो उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है, उसका एक आदर्श जो बातें हम अगर उसकी निकालेंगे तो उसको उन्होंने आदर्श के रूप में माना है। तो हम आगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ केवल आदर्श का मतलब होता है कि अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति या एक परफेक्शन की स्थिति या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की स्थिति। टाइप का मतलब है या प्रारूप का मतलब होता है कि कोई भी वर्ग या समूह खास विशेषता के कारण अपने वर्ग से अलग हो। तो ये जो विशेषता होती है कि जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करता है, तो वो एक प्रारूप के रूप में हम उसको देखते हैं कि वो अ, एक उसमें क्या इस तरह की विशेषता है कि हम दो चीजों को अलग कर सकते हैं। तो एक वो फॉर्मेट की तरह हम उसको निकालते हैं, एक प्रारूप की तरफ उसको एक उसके पॉइंट्स नोट करते हैं। तो यहाँ आदर्श प्रारूप का मतलब हुआ कि एक ऐसे पूर्णता परफेक्शन के साथ हम उन किसी भी घटना की एक विशेषता या कुछ उसकी खास खास बातों को उसको नोट करें, उसी को उन्होंने आदर्श प्रारूप के नाम से पुकारा है। तो आगे और हम इसको अच्छे से समझते हैं। हम देखें मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप क्या है, तो ये इनका पद्धति शास्त्र का एक प्रमुख अंग है। आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। यानी सामाजिक वास्तविकता क्या है कि इनका ये कहना है कि जो समाज में जो घटना घटित हो रही है वो वास्तव में कैसी है, इसको समझने के लिए एक तो हमें वर्स्टेन पद्धति यूज करनी है और उसके बाद हमें उस घटना को उसके आदर्श प्रारूप बनाकर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आदर्श प्रारूप शोधकर्ता के अध्ययन का एक अंग है जिसका प्रयोग वह घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने अर्थात तुलना करने के लिए करता है। जैसा कि अभी हमने समझा कि मैक्स वेबर तुलनात्मक पद्धति पर जोर देते हैं, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति पर। तो हम तुलना कब कर सकते हैं, जब जो घटनाओं की या जो चीजों की हम अ, तुलना कर रहे हैं उन दोनों की हमें समानता और असमानताएं ज्ञात करनी जरूरी होती है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। दो चीजों को कंपेयर कब करेंगे हम, जब दोनों चीजों के बारे में हमें जानकारी हो, उनकी दोनों की विशेषताएं हमें पता लगे, मुख्य मुख्य बातें उन चीजों की हमें पता लगे, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये चीज ऐसी है और ये चीज इसके समान है या उससे डिफरेंट है। तो यही चीज आदर्श प्रारूप में वो कहना चाहते हैं। आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक रूप से आदर्श बातों से नहीं है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि आदर्श प्रारूप यहाँ वेबर के अनुसार वो किस रूप में इसका मीनिंग लगाते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब नैतिक बातों से नहीं है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें ये विशेषता। हम कहते हैं ना एक आदर्श व्यक्ति कौन होगा या एक आदर्श चीज क्या होगी, तो उसके हम एक अपनी तरफ से उसमें उसकी विशेषताएं बताने लगते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पर नैतिक रूप से आदर्श बातों से नहीं है, वरन वास्तविक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से पैमाने या मानक के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों के चयन से है। अभी मैंने आपको बताया कि आदर्श बातों से नहीं है, वरन किससे है कि जो सामाजिक जीवन में जो भी घटनाएं या जो भी तथ्य हम देख रहे हैं जिसका हमें अध्ययन करना है, उनमें से कुछ मानक या स्टैंडर्ड तथ्यों को, जो उसकी मुख्य बातें हैं, उसको विचार पूर्वक कुछ तथ्यों के चयन से है। समझ में आ गया होगा आपको कि आदर्श प्रारूप का मतलब कोई नैतिक बात या आदर्श रूप में नहीं है, बल्कि जो कोई भी घटना जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी कुछ मुख्य मुख्य बातों को हमें विचार पूर्वक उन तथ्यों को चयन करने से है। अब आगे देखें हम वास्तविक जीवन में से किन तथ्यों को आदर्श प्रारूप के रूप में चुना जाएगा, यह स्वयं अध्ययनकर्ता पर निर्भर है। यानी हर अध्ययनकर्ता अपने हिसाब से उन तथ्यों को आदर्श प्रारूप के रूप में चुन सकता है। यानी इस कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो भी अध्ययन करता है उस घटना की का किसी एक घटना का अध्ययन कर रहा है तो सब वो एक जैसे ही तथ्यों को उसमें से निकालेंगे। सबके अपना अपना सोच होता है, अपना अपना अनुभव के आधार पर, अपने अपने ज्ञान के आधार पर वो उस घटना के आदर्श प्रारूप बना सकता है या उन तथ्यों को उनमें से चुन सकता है। ये स्वयं अध्ययनकर्ता पर निर्भर है। वास्तविक व्यक्तिनिष्ठ यानी रियलिटी सब्जेक्टिव होती है। जो वास्तविकता होती है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है। अभी हमने समझा कि जो भी घटना, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, वो उसकी रियलिटी किस में है कि जो व्यक्ति उसका क्या मतलब निकाल रहा है, वही रियलिटी है। जो हमें दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है मैक्स वेबर के अनुसार
कि जो व्यक्ति उसका अर्थ लगा रहा है, जो व्यक्ति के नज़रिए से जो व्यक्ति उस घटना को देख रहा है, उस क्रिया को कर रहा है, वही रियलिटी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम क्या समझेंगे कि वो दुखी है। जनरली हम क्या मानते हैं कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो दुखी होगा इसलिए रो रहा है। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, या हम उससे पूछते हैं या लोगों से पूछते हैं या उसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करते हैं, तो पता चलता है कि वो रो नहीं रहा, दुख होने के कारण नहीं रो रहा, बल्कि वो हो सकता है कोई खुशी उसके जीवन में आई है। खुशी में भी व्यक्ति रोता है, या हम सोचे कि अरे व्यक्ति खुश है इसलिए रो रहा है, तो पता चलता है कि वो बहुत दुखी है इसलिए रो रहा है। तो हम दूर से तो हम उसको नहीं उसकी रियलिटी को पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होती है, कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि वो उस घटना का, वो उस क्रिया का क्या मीनिंग निकाल रहा है। इसको समझने के लिए हमें पैमाना, स्केल बनाना पड़ेगा, और वही आदर्श प्रारूप है। यानी इस रियलिटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल, एक प्रारूप बनाना पड़ेगा। यानी उस घटना की कुछ मुख्य मुख्य बातों को हमें निकालना होगा, और उसके आधार पर ही हमें अध्ययन करना होगा। तो वेबर ने अपने अध्ययन में आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। इनकी जितने भी, अगर जो हम थ्योरी देखें, जो भी इन्होंने रिसर्च किया है, उसमें उन्होंने सब में आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। जैसे हम अगर इनकी सत्ता की अवधारणा पढ़ें, तो सत्ता के बारे में भी इन्होंने कुछ मुख्य मुख्य बातें निकाली, और उसके आधार पर सत्ता के 3 प्रकार बताएं। धर्म का अगर हम इनका सिद्धांत देंगे, तो इन्होंने 6 मुख्य धर्मों का अध्ययन करके उनकी मुख्य मुख्य बातें निकाली, और इन्होंने बताया कि पूंजीवाद से उन्होंने जोड़ा कि अर्थव्यवस्था उस समाज की कैसी होगी, जैसे धर्म होगा वैसा ही वहाँ का आर्थिक व्यवस्था होगी। तो उन्होंने पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप बनाया, धर्म का आदर्श प्रारूप बनाया, उन्हें उनकी मुख्य मुख्य बातें निकाली और उनको तुलना की कि जहाँ जहाँ इस तरह की धर्म में ये विशेषता हुई, वहाँ वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। जहाँ ये विशेषता इसके अपोजिट रही, वहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर इन्होंने नौकरशाही जो उनकी अवधारणा है, उसमें भी उन्होंने, नौकरशाही के सिद्धांत में भी उन्होंने आदर्श प्रारूप का निर्माण किया कि ये विशेषता अगर होगी तो वो नौकरशाही कहलाएगी। सामाजिक क्रिया में भी इन्होंने अलग अलग विशेषताएं निकाली, और अलग अलग प्रकार सामाजिक क्रिया के बारे में इन्होंने बताया। तो अपने अध्ययन में इन्होंने पहले आदर्श प्रारूप का निर्माण किया, फिर अपनी थ्योरीज बनाई, अपना रिसर्च किया। आगे हम देखें, वेबर ने आदर्श प्रारूप का उपयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया। विशिष्ट अर्थ में किया मतलब अभी हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब कोई आदर्श बातों से नहीं है, एक मॉडल वैसा नहीं है कि ये इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन बातों से नहीं है। बल्कि आदर्श प्रारूप का एक विशिष्ट अर्थ क्या है कि जो भी घटना है उसकी मुख्य मुख्य बातें जो अनुसंधान करता है, वो अपने अनुभव से, अपने जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर उसकी मुख्य बातें निकालता है, उसका एक प्रारूप बनाता है, एक फॉर्मेट बनाता है, और फिर वो कंपैरिजन करके उसकी स्टडी करता है। तो इसलिए इसको एक विशिष्ट अर्थ में इसको उपयोग में किया है। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल की तरह है, दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है। यानी क्या है आदर्श प्रारूप? वेबर क्या कहते हैं कि मॉडल की तरह है। मॉडल की तरह यानी हम कुछ भी चीज अगर जैसे बना रहे हैं, तो एक दिमाग में, हमारे दिमाग में वो आता है कि हमें इसको इस तरह से बनाना चाहिए, या हम जैसे मान लें कि हमें घर घर बनाना है, तो हम घर के लिए पहले प्लान करते हैं, कि दिमाग में बनाते हैं कि हमें इस तरह से बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको नक्शे के रूप में हम निकाल के लाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे यहाँ पर ये कमरा चाहिए, यहाँ पर इस तरह से चाहिए, फर्स्ट फ्लोर चाहिए या सेकंड फ्लोर चाहिए, या ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें बनाना है, बेंगलो बनाना है, फ्लैट बनाना है। तो हम जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं, उसके एक मॉडल की तरह ये दिमागी तौर पर, यानी कल्पना करता है व्यक्ति कि ये चीज़ें इस तरह से उसमें होनी चाहिए, ये घटना जो है वो इस तरह से होगी। तो वास्तविक, जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति और घटना को परखा जा सकता है। तो जो भी घटना घटित हुई है, उसकी जो
कल्पना करके कि इसमें ये विशेषताएं हैं, तो इस तरह की विशेषता अगर आपको हर उसमें आपको देखने को मिलती है या डिफरेंसेस मिलता है, तो जब आप तुलना करते हो तो वास्तविक स्थिति और घटना को आप उसका अध्ययन कर पाते हो और क्रमबद्ध तरीके से उसको आप चित्रण कर सकते हो, यानी अध्ययन कर सकते हो कि अगर आपके पास एक कोई ट्रैक है या आपके पास एक कोई टूल है कि जिसके आधार पर आप उसको अध्ययन करने जा रहे हो, तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से आप उसका अध्ययन कर पाओगे। आगे हम देखिए, आदर्श प्रारूप की अवधारणा एक ऐसी पद्धति प्रदान करती है जो कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने में सहायक है। कि जनरली ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र में हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रख सकते। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि जो जैसी है घटना उसको उसी रूप में हमें देखना। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है सब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन वेबर का मानना है कि जब हम आदर्श प्रारूप का निर्माण कर लेते हैं तो ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने में भी सहायक हो सकती है। आगे वेबर कहते हैं कि वेबर के अनुसार तर्कसंगत ढंग से सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को तब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उन घटनाओं को पहले समानताओं के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में न बांट लिया जाए। वेबर घटनाओं के कार्य कारण संबंधों पर जोर देते हैं कि हमें जो भी अध्ययन करना है उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करना होगा, और ये जब तक नहीं कर सकते जब तक कि उन घटनाओं को हम समानताओं के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांट ना ले। और समानताएं के आधार पर ये समानताएं क्या है, जो श्रेणी बनाएंगे यही आदर्श प्रारूप है। कि हम उसकी जो घटनाएं हैं उनमें हर घटनाओं में क्या क्या हमें समानताएं दिख रही है या क्या क्या मुख्य चीजें हमें दिख रही है, उसको हम नोट करें और फिर उसके आधार पर हम तुलना करें और घटनाओं को देखें कि क्या ये कार्य हो रहे हैं तो इसके कारण ये है और इस कारण से ये घटना घटित हो रही है। तो हम कार्य कारण संबंधों को तभी हम उन संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। समाजशास्त्री को अपनी उपकल्पना का निर्माण करने के लिए आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि जब समाजशास्त्री किसी भी घटना का अध्ययन कर रहा है तो वो एक आदर्श यानी एक स्टैंडर्ड अवधारणाओं को अपनी उपकल्पना का निर्माण करने के लिए चुनना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं वो, एक मुख्य मुख्य तौर पर अगर हम इसकी विशेषता देखें आदर्श प्रारूप की, तो क्या है कि आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे हम पहले से ही किसी चीज का मैंने अभी आपको बताया कि नक्शा बना लेते हैं या आउटलाइन बना लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि ये घटना इस तरह की होगी, और जो हम देखते हैं अनुभव करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम उसकी कुछ विशेषताओं को पहले से ही नोट कर लेते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट एक तरह से नक्शा है, जैसे घर का नक्शा होता है ना ब्लूप्रिंट की तरह, तो वैसा ही एक आदर्श प्रारूप भी एक नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना अनिवार्य नहीं है। यानी आदर्श प्रारूप क्या है कि व्यक्ति अपने अनुसंधान करता है, अपने अनुभव और अपने ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान जो उसको मिला है इतिहास का, उसके आधार पर वो आदर्श प्रारूप का निर्माण करता है। जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वास्तव में वो सब हम उस वास्तविक जीवन में वो सब हमें दिखाई दे, उससे भिन्न भी दिखाई दे सकता है और वैसा भी दिखाई दे सकता है। इसका संबंध नैतिक आदर्श से नहीं है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यह मूल्य निरपेक्ष या मूल्य रहित है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सही है गलत है, इस पे ये इससे दूर है, ये इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। आदर्श प्रारूप वैज्ञानिक है क्योंकि हम एक जो घटना है वो अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम उसकी जो विशेषताएं निकालते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक है। सामाजिक यथार्थ को खोजने की एक पद्धति है, क्योंकि हम जब रियलिटी को तभी हम समझ पाएंगे जब उसकी उस व्यक्तिगतता के आधार पर हम उस क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, फिर वो घटना क्यों घटित हो रही है उसका कार्य कारण समझेंगे, उसकी मुख्य विशेषताएं निकालेंगे और फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हम सामाजिक यथार्थ को समझ पाएंगे। वस्तुनिष्ठता की समस्या से निजात मिलती है कि जो कहते हैं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता नहीं ला सकते, तो इस आधार पर हम वस्तुनिष्ठता को भी लागू कर सकते हैं। घटनाओं के वर्गीकरण तुलनात्मक विश्लेषण में मदद करता है, इसको हम अभी समझ चुके हैं कि तुलना करने में
मदद करता है, क्योंकि जब दो तरह की घटनाएं, दो तरह के हमें आदर्श प्रारूप मिलते हैं, विशेषताएं मिलती है, तो हम घटनाओं को आसानी से उसका वर्गीकरण और तुलना कर सकते हैं। आदर्श प्रारूप सब कुछ का विश्लेषण नहीं है, यह तो सामाजिक क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण है। यही जो आदर्श प्रारूप की मुख्य विशेषता क्या है कि आदर्श प्रारूप सब कुछ का विश्लेषण नहीं है, यानी जो घटना घटित हो रही है जिसका हमें अध्ययन करना है, तो उसकी सारी बातों का अध्ययन ना करके, सब कुछ का अध्ययन ना करके केवल सामाजिक क्रियाओं के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण, यानी कुछ मुख्य मुख्य बातें जिससे कि वो उस क्रिया को पूरी तरह से वो स्पष्ट करती है, वो विशेषताएं, उसको हमें महत्वपूर्ण पक्षों को ही लेना है, सब कुछ का अध्ययन नहीं करना है। आगे हम देखिए कि वेबर क्या कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो आदर्श प्रारूप शोधकर्ता के अध्ययन का एक अंग है। अध्ययनकर्ता के इतिहास की अच्छी समझ और अनुभविक अध्ययन के आधार पर इसका निर्माण करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब अध्ययनकर्ता को पूरे, क्योंकि ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को हम अब जब भी अपना सकते हैं जब हमें उस घटना के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो, अनुभव से हमने उस घटनाओं को देखा है, समझा है, तो पूरी तरह से जब उसके पास पूरा ज्ञान होगा इतिहास से लेकर, उसके अनुभव से लेकर, उसकी नॉलेज का, तब वो उस मुख्य चीजों को ढूंढ पाएगा, निकाल पाएगा। आदर्श पर्व का निर्माण कर्ता की क्रिया के वास्तविक अर्थ के अनुसार किया जाता है। यानी हम आदर्श पर्व का निर्माण कैसे करते हैं, जब वो वर्स्ट एंड पद्धति को अपनाता है, वास्तविक अर्थ को समझता है क्रिया की, उसके बाद ही वो आदर्श प्रारूप का निर्माण करता है। आदर्श प्रारूप बनाने में अध्ययनकर्ता घटना की संपूर्णता अथवा सब कुछ का विश्लेषण न करके वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से मानक स्टैंडर्ड के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों का चयन करता है। यानी यहाँ पे वही बात है कि जो आदर्श प्रारूप जब हम बनाते हैं तो उसमें घटना की पूरी घटना का अध्ययन न करके या सब कुछ का विश्लेषण न करके केवल कुछ तथ्यों का जो मानक स्टैंडर्ड के रूप में हमें दिखाई देते हैं उसका ही हमें चयन करना होता है, जिनका प्रयोग घटनाओं की समानता असमानताओं को ज्ञात करने, तुलना करने में करता है। वास्तविक जीवन में से किन तथ्यों को आदर्श प्रारूप के लिए चुना जाए, यह अध्ययनकर्ता पर निर्भर रहेगा। अध्ययनकर्ता पर निर्भर है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श प्रारूप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का जो नॉलेज है वो अलग अलग होता है, उसकी समझ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सब अलग होता है, तो वो व्यक्ति अलग अलग आदर्श प्रारूप भी बना सकता है। एक घटना के अध्ययन के लिए एक से अधिक आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं, और फिर जाके हम अध्ययन करते हैं तो हमें कौन सा आदर्श प्रारूप हमारा उसमें लागू हो रहा है या उससे विभिन्न डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। दोनों स्थिति में हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है। वेबर के अनुसार, अंत में हम देखें कि वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप सामाजिक विज्ञानों का अंतिम सत्य नहीं है, अपितु आदर्श प्रारूप को मात्र ठोस ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। वेबर क्या कहते हैं कि आदर्श प्रारूप अंतिम सत्य नहीं है, ये तो एक केवल हम घटना का अध्ययन और तुलना करने के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण करते हैं। इसको केवल एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आदर्श प्रारूप बना लिया है वही सत्य है। जब हम अध्ययन करने जाएंगे तो हो सकता है ये हमारा आदर्श प्रारूप सत्य भी निकले और इसके विपरीत भी निकले। दोनों, जिस प्रकार से हम उपकल्पना हाइपोथेसिस बनाते हैं वो ठीक उसी प्रकार का ये आदर्श प्रारूप भी होता है कि हम कुछ कुछ विशेषताओं को हमारे दिमाग में एक मॉडल के रूप में बना लेते हैं, और जब अध्ययन करने जाते हैं तो वो आदर्श प्रारूप में से कुछ बातें सेम भी निकलती है, कुछ डिफरेंट भी निकलती है। दोनों ही स्थिति में हमें सत्य का ज्ञान होता है, यथार्थता का ज्ञान होता है कि ये सामाजिक घटना वास्तव में किस प्रकार से घटित हुई है। तो यहाँ हम पद्धति शास्त्र हमारा मैक्स वेबर का कंप्लीट होता है। उसमें हमने 3 चीजें देखी कि पिछले वीडियो में पद्धति शास्त्र क्या है ये देखा, उसमें उन्होंने 2 चीजों को लागू किया, वेस्टर्न पद्धति और आदर्श प्रारूप। तो वेस्टर्न पद्धति हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और यहाँ पर हमारा आदर्श प्रारूप कंप्लीट होता है। तो आदर्श प्रारूप का मतलब यही है, एक बार हम समरी के रूप में अगर इसको देखें कि आदर्श प्रारूप का मतलब आदर्श बातों से नहीं है, बल्कि जो भी जीवन में जिस भी घटनाओं का अध्ययन करना है, शोधकर्ता उन घटनाओं को अपने ज्ञान, अनुभव, ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर वो कुछ मुख्य मुख्य बातों को, विशेषताओं को निकाल लेता है और उन कुछ मुख्य तत्वों को
दूसरे उस घटना के समान घटनाओं के या दूसरे जहाँ उसको तुलना करनी है जिसके साथ, उसका भी वो आदर्श प्रारूप बनाता है और उन दोनों घटनाओं का, दोनों चीजों का आदर्श प्रारूप बनाकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो उससे वो सत्यता की ओर बढ़ता है। और ये अंतिम सत्य नहीं है आदर्श प्रारूप, ये एक उपकरण के रूप में, टूल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और अंतिम सत्य तो जब हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं उसके बाद हमारे सामने निकल के आता है। तो एक प्रकार से ये हाइपोथेसिस की तरह ही काम करता है। तो हाइपोथेसिस के निर्माण में भी आदर्श प्रारूप काम करता है। तो ये इनका आदर्श प्रारूप था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में है अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।